हेलो एससीए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबकी अकाउंटिंग प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही है एंड आप लोग जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को बहुत डीप समझ रहे हैं। देखो बच्चों, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ में हमेशा काम आता है। ये बात मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो इसी थॉट प्रोसेस से ही आप इन सीरीज को यूज, चाहे आपका पेपर एग्जाम है, चाहे आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू कर रहे हो, बट एक बात याद रखना, बेसिक्स अकाउंट्स के हमें हमेशा ही चाहिए होते हैं। तो आज इन्हीं बेसिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है आगे बढ़ते हैं और ये टॉपिक एरिया मेरे लिए बहुत खास है। अब उसके पीछे का रीजन भी आप सुन लीजिए, बिकॉज हो सकता है कल को आप में से कोई एक ऐसा हो जो कि मुझे यही सेम आए कि मैम ये टॉपिक एरिया तो हमारे लिए भी उतना ही खास हुआ जैसे कि आपके लिए था। मेरी लाइफ के फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे इसी टॉपिक एरियाज में से क्वेश्चन पूछे गए एंड थैंकफुली मुझे ये टॉपिक एरियाज आते थे और जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टॉपिक एरियाज मैं अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाई। तो ये बात थी इंटरव्यू कौन सा, जब मैं एसीसी स्टूडेंट थी एंड मेरा F7 का पेपर हो चुका था, उसके बाद की बात है। तो बेसिकली ये बेसिक्स जो है और जो क्वेश्चन जो थे वो उसी बेसिक्स में से थे जो कि F3 लेवल की नॉलेज की रिक्वायरमेंट में थे। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे चीजें जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अभी ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा डीप हमें नहीं जानी है, बट कभी भी कुछ भी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता है। यही थॉट प्रोसेस लेके हम जो है अपने कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए फिर इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही अच्छे टॉपिक एरिया के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नेम है प्रोविजन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट, जो हमारा IAS 37 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स। अब बहुत बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि मैम प्रोविजन कब बनाना है, कॉन्टीजेंट एसेट कब बनाना है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इसको लेके कंफ्यूजन रहता है। तो वो थोड़ा सा आप जो है गाइड कर दीजिए। तो जी हाँ, आज के सेशन में हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे कि कब हमें प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी है, कब मुझे कॉन्टीजेंट एसेट रिकॉग्नाइज करना है, कब मुझे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो है रिकॉग्नाइज करनी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो क्या कहता है आज का सेशन, देखिए। तो यस, मेरे पास है टॉपिक एरिया IAS 37 प्रोविजन कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट के ऊपर। अब ये क्या कहता है IAS 37 देखिए समझते हैं। IAS 37 है प्रोविजन कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट के ऊपर, एंड ये क्या कहता है कि मुझे कब कब लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है। इस स्टैंडर्ड से मुझे ये समझ में आता है कि कब मुझे लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, दैट मीन्स मुझे बुक्स में नहीं दिखाना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज मीन्स बुक्स में दिखाओ। बट कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैं बुक्स में नहीं दिखाऊंगी, यानी कि एज अ लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, फिर मैं इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर दूंगी कि हाँ ऐसा कुछ है। एंड डिस्क्लोजर दे रही हूँ दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, ऐसे डायरेक्टली पार्ट हो रहा नंबर वाइज। एंड देन कब मुझे एसिड को नहीं रिकॉग्नाइज करना है, कब तक नहीं रिकॉग्नाइज करना है, एंड कैसे मेरी अनसर्टेनिटी को मैं अपने अकाउंटिंग में कंसीडर करके चलूं। तो ये कुछ बेसिक बातों का हमें जो है ध्यान रख के चलना है अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। अब यहीं पर मेरे पास आता है IAS 37 के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, समझते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए ये मुझे क्या कहता है ये स्टैंडर्ड की, ये इसकी मेरी लायबिलिटी की रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगी, अप्रोप्रिएटली हमें उसमें लेके चलना है। प्रॉपर मेजरमेंट कैसे होगा, अगर कोई ऑब्लिगेशन कौन सी है, अनसर्टेन ऑब्लिगेशन, तो अगर कोई अनसर्टेन ऑब्लिगेशन है तो उसके ऊपर मैं कैसे चलूंगी। डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट से कैसे हम बच सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं मेरे प्रूडेंस प्रिंसिपल की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलूंगी। अब यहीं पर ही आगे मेरे पास एक स्टैंडर्ड आ जाता है IAS 37 के ऊपर कि क्यों ये IAS 37 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज में से। तो समझते हैं IAS 37 क्यों इंपॉर्टेंट एरियाज में से। देखिए बिकॉज कोई भी कंपनी हो अपनी बुराई, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ ना, हर कोई अपनी बुराई छुपाने की कोशिश करता है, तो ऐसे ही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी जो है लाइबिलिटीज को हाइड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको जो है, बिकॉज दे आर लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी है तो दे हैव टू शो द बेटर पिक्चराइजेशन। अगर अगर बेटर पिक्चराइजेशन शो करनी है
तो यस, वो अपनी लायबिलिटीज को हाइड करने के बारे में ही आएंगे, और जिसके कारण ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारी कंपनीज में प्रॉफिट जो है ओवर स्टेट हो जाए, क्योंकि हम अपनी लायबिलिटीज को कम कर रहे हैं, यानी कि बुरी चीजें छुपा रहे हैं और अच्छी वाली चीजें, एसेट जो है मेरे ओवर स्टेटेड हो। एंड हो सकता है कि ऐसी वाली सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बिजनेस क्या कर रहा है, अपनी ऑब्लिगेशन को डिले करने की कोशिश करेगा, और जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे जो भी यूजर्स हैं वो मिसलीड है कंसीडर द सिचुएशन। तो ऐसा कुछ निकल के आ सकता है। अब हम चलते हैं आगे कि क्या क्या हम इस चैप्टर में और कंसीडर। देखिए, जब कभी भी हम इस प्रॉपर पर्टिकुलर चैप्टर में चलेंगे ना, आईएएस 37 के स्टैंडर्ड में जब अगर मैं जाऊंगी तो वो क्या कहता है, आईएएस 37 से इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल होगी, कि वो उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ट्रू पिक्चराइजेशन शो करेगा, एंड इट इज गिविंग मी अ प्रॉपर वे कि एक लायबिलिटी को कब दिखाना है, कभी एसेट को दिखाना है, तो मेरे पास प्रॉपर हर एक फॉर्मेट आ गया, एंड हर साल में मैं क्या करूंगी, उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल, तो जिससे होगा क्या, इंफॉर्मेशन ज्यादा कंपेरेबल हो जाएगी, एंड दैट विल गिव ट्रांसपेरेंसी टू द यूजर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेस को लेके बने हैं, एंड देन दैट विल गिव अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दैट मींस कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर जो यूजर्स हैं वो बोल पाएंगे कि यस, की इंफॉर्मेशन जो है सही तरीके से लाइक जो है अवेलेबल है, ऐसा कुछ हम उसमें कह सकते हैं। नाउ, तो बेसिकली क्या क्या एरियाज आज के दिन में हम और कवर कर देख पा रहे हैं कि बहुत ही सारे एरियाज हैं, और ये बहुत ही सारे एरियाज सारे के सारे काम के हैं, जैसे कि आज के टॉपिक एरियाज में हमारे पास आने वाला है प्रोविजन। पहली बात, प्रोविजंस को लेके रिकॉग्नाइजेशन का रूल। दूसरी बात, लीगल ऑब्लिगेशंस के ऊपर हम बात करेंगे, हम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस के ऊपर बात करेंगे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, अभी आपको शायद नहीं पता बट हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और हम क्या देखने वाले हैं, वारंटी प्रोविजंस के बारे में हम कवर करेंगे चीज, लीगल क्लेम के बारे में चीजें पढ़ेंगे हम, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड मैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, कॉन्टीजेंट एसेट्स के बारे में पढ़ूंगी, एंड देन उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैं पढ़ूंगी। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम इसमें ध्यान से कवर करने वाले हैं, एंड अब फाइनली बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक एरियाज में से फर्स्ट टॉपिक एरिया, प्रोविजन। जब कभी भी बात आती है कि मैम प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज करनी है, कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, उसका क्राइटेरिया बताओ। प्रोविजन की डेफिनेशन पर चलें तो मैंने अपने टाइम पीरियड में कैसे चीज याद की वो समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्राइटेरिया देखा था, पी, अभी इसको पीपी वाला स्टैंडर्ड मत समझ लेना, इस डिटेल में आगे करेंगे, बट यहाँ पर तीन चीजें आएंगी, पीपी, दैट मीन्स कि मेरे पास प्रोविजन कब आएगी, जब मेरे पास प्रोविजन होता क्या है, ये एक लायबिलिटी तो है ही है, एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटी दिखाती हूँ मेरी बैलेंस शीट, इसके बारे में अभी टाइमिंग अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन है, इसीलिए हम प्रूव। तो देखो आपको क्या होना चाहिए प्रूव करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला पी, दैट मीन्स मेरे पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एंड वो ऑब्लिगेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे, पास्ट इवेंट के कारण होनी चाहिए, एंड का जो भी आपको पेमेंट करना है उसका एस्टिमेट। तो ये मेरे पास तीन का क्राइटेरिया होता है। अगर मैं आपके ये डेफिनेशन पर चलूँ ना, तो ये क्या कहती है, एक लायबिलिटी, लायबिलिटी मीन सच में ऑब्लिगेशन है, जब मुझे लगता है कि मेरे सर पे ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो मैं प्रोविजन करूंगी, जब मुझे देना ही नहीं है तो फिर मैं प्रोविजन क्यों करूंगी, मैं इंतजाम क्यों करूंगी। दूसरी बात, अनसर्टेनिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग, क्योंकि अगर एग्जैक्ट डेट बताए तो उसी दिन को हम करेंगे, एंड मेरे को एग्जैक्ट पेमेंट अमाउंट भी जो है वो भी अननोन होनी चाहिए। तो ये उसकी डेफिनेशन के तीन पार्ट्स हैं जो कि आपको सिंप्लीफाइड वे में पता होना चाहिए, अदरवाइज उसको थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन में मैं देखती हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया पीपीई तीन का क्राइटेरिया हम इसमें लिखते होते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और वो ऑब्लिगेशन है कि पास्ट में कुछ हुआ था, पास्ट में मैंने आपसे लोन दिया था तो मुझे पता है कि फ्यूचर में ऑब्वियसली मैं आपको क्या करूंगी, कि उसको रीपे तो आपको करूंगी ना, या पास्ट में मैंने आपसे कुछ उधारी में खरीदा था
तो मैं उसके लिए आपको जो है लाइक फ्यूचर में पैसे तो दूंगी ना, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि आज के दिन पे मेरे ऊपर जो है लाइक बोझ है, एंड देन वो क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट है, एंड वो क्या है कि उसका एस्टिमेशन हम कर सकते हैं कि यस मुझे इतना आपको देना है। तो ओके, अगर मैं यहाँ पर चलूं कि मेरी जो ये एग्जांपल्स हैं कुछ, अगर हम रियल लाइफ बेसिस पे देख के चलें, तो प्रोडक्ट की वारंटी है, मीन्स कि पास्ट में कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा होगा जिसके कारण कंपनी साथ में वारंटी भी, तो अब जब कभी भी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आएगा तो कंपनी उसको रिपेयर करके देगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो यस, अगर मुझे पता है कि मेरे को चांसेस हो सकते हैं कि मुझे अगर कस्टमर जीत गया तो मुझे वो डैमेजेस देने पड़े, तो यस उस वाले केस में क्या होगा कि मेरे लिए लायबिलिटी है। कोई इन्वायरमेंट का क्लीन अप है कि मुझे पता है कि मेरी एक्टिविटीज के कारण पास्ट में मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कारण इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ है, तो मुझे ही क्लीन अप करना पड़ेगा। तो ये सारे क्या है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स है कि इन केसेस में हम प्रोविजन निकालते हो। ठीक है, अब हमने वहां पर एक बात बोली कि एक लायबिलिटी है जिसका टाइमिंग अनसर्टेन है, अमाउंट अनसर्टेन है। तो लायबिलिटी होती क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आप ध्यान से देखिए, पीपी यहाँ से भी दिख रहा है, एंड दैट इज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, एंड जिसके कारण मुझे पता है कि मेरी पॉकेट से इकोनॉमिक रिसोर्स यानी कि पैसे वाली चीज पे जाएगी। अपने आप प्रोविजन की डेफिनेशन यहाँ पर फेयर हो रही है, पीपीई का क्राइटेरिया फेयर हो रहा है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो कि पास्ट इवेंट के कारण आ रहे हैं और जिसके कारण फ्यूचर में आउटफ्लो होगा। तो अगर मुझे प्रोविजनिंग करनी है ना, तो वो ये 3 का क्राइटेरिया उसमें पूरा होना चाहिए। अब लायबिलिटी के कंपोनेंट्स के ऊपर चलते हैं, ब्रेक करते हैं इसी को, इसी डेफिनेशन। तो लायबिलिटी के कंपोनेंट्स को अगर मैं ब्रेक करूं, क्या क्या होता है, एक तो होता है लाइक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और वो क्यों है, क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ था। जैसे कि पास्ट में हमने क्या किया था, लोन, पास्ट में क्या किया, क्रेडिट परचेज, तो अब उसको जो है फ्यूचर में हम ठीक तो करेंगे ना, एंड उसी के कारण क्या होगा, फ्यूचर में आउटफ्लो हो रहा है। जैसे कि लाइक बिजनेस चलाना है तो वो चलाने के लिए मुझे ये सब कुछ पूरा करना पड़ेगा ना। तो अब जब कभी भी आपको प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना है ना, तो एक बात हम याद रखेंगे कि प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए। वो क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंड वो क्राइटेरिया के ऊपर ही अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या है, ऑल द थ्री, मेक श्योर ऑल इज इम्पोर्टेंट। देखो, प्रोविजन को मैं तब रिकॉग्नाइज करूंगी ओनली एंड ओनली इफ ऑल द क्राइटेरिया आर सेटिस्फाइड। और वो इकट्ठे होना चाहिए, ये नहीं कि आज एक हो गया, दूसरा कल हो गया, परसों तीसरा हो गया, नो। मीन्स कि अगर कोई एक भी क्राइटेरिया मिस हो गया, मतलब उस वाले केस में नो प्रोविजन दिखाऊंगी। तो अब क्राइटेरिया क्या है उसका, ये समझ लेते हैं क्या क्या उसके क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया उसका ये है कि जब कभी भी मैं प्रोविजनिंग पे जाऊंगी, कि मेरे पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, और वो कैसे होनी, पास्ट इवेंट के थ्रू होनी। दैट मीन्स कि मेरे बिजनेस की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो ईयर एंड के पहले पहले हो गया है। ईयर एंड में कुछ ऐसा हो चुका था, तो ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, मेरे पास क्या होना चाहिए, अब बात समझते हैं कि मैम आपने पास्ट इवेंट बोला, वैसे पास्ट इवेंट में आपको ऑलरेडी बता भी चुकी, बट स्टिल अभी दोबारा से देख लेते हैं कि पास्ट इवेंट की डेफिनेशन में क्या आएगा। देखिए, एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है और वो पास्ट के कारण आ रहा है, मींस कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या आएगा, दैट मींस कि जिसके कारण कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, बस मुझे पता है कि ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा, मीन्स कि कोई और ऑप्शन, ऑब्लिगेशन है मतलब मुझे सेटल डाउन करना ही है, मैं बच नहीं सकती। तो पास्ट इवेंट, जैसे कि सपोज करो मैंने एक गुड्स बेची थी, लाइक वारंटी के साथ पास्ट में बेची थी, मैंने प्रॉमिस करके किया था कि कुछ हो गया तो मैं हूं ना, तो अब आप हो तो आप ही अब इसको सॉर्ट करोगे, कस्टमर कहेगा। मैंने पास्ट में कुछ एनवायरमेंटल डैमेज किया था तो मुझे ही ठीक करना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के कारण एम्प्लॉयज को इंजरी हुई तो मुझे ही सेट करना है। बट अगर मैं फ्यूचर की कोई बात कर रही हूँ, यहाँ पर फ्यूचर है तो नहीं आएगा। अगर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा नया प्रोजेक्ट में गए जिसके कारण फ्यूचर में कोई लॉस हो रहा है, तो वो भी इसमें कवर नहीं होगा। मीन्स कि जहां पर बात आ रही है फ्यूचर की, मैं वो यहाँ पर कवर नहीं कर सकती हूँ। बात जब आएगी
लाइक पास्ट इवेंट के कारण, जिसके कारण फ्यूचर में ऑब्लिगेशन हो रहा है। इवेंट पास्ट में हुआ था, ऑब्लिगेशन फ्यूचर में है, तो मैं प्रोविजन कर रही हूँ, मीन्स मैं इंतजाम कर रही हूँ लाइक कि मेरी पॉकेट से पैसे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात समझते हैं फ्यूचर की इंटेंशन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होती है। ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जब कभी भी होगा तो प्रोविजनिंग में करूंगी क्योंकि मैं इंतजाम कर रही हूँ। बट फ्यूचर में मेरा इंटेंशन है कि मैं सोच रही हूँ कि कल को जो है बच्चों को फ्री को दे दो, मेरा इंटेंशन है। बट अभी इंटेंशन है, जरूरी तो नहीं ना मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन में मेरा इंटेंशन बन सकता है, हो सकता है बन जाए, हो सकते नहीं। तो अगर बन गया तो ठीक है, तब की तब देखेंगे, अगर नहीं बना तो इसीलिए हम इसलिए जो फ्यूचर की इंटेंशन है, इंटेंशन के बेस पे हम कभी भी प्रोविजनिंग जो है नहीं करते हैं। अब जैसे कि सपोज करो कि मेरी बोर्ड जो है वो प्लान करिए कि लाइक हमारे ऑफिस को ना रेनोवेट करेंगे नेक्स्ट ईयर, क्या मैं प्रोविजन दिखाऊंगी? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना, हो सकता है ना हो आगे जाके। अब दूसरा बात आता है मेरे पास क्राइटेरिया नंबर 2, प्रोबेबल आउटफ्लो। मीन्स कि मेरे पास कोई भी बिजनेस है, उससे फ्यूचर में ठीक है मतलब पेमेंट का आउटफ्लो होगा। ठीक है? ऐसा लगता है कि उन बिजनेस से लाइक पेमेंट आउटफ्लो होगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर चीज से बिजनेस का पेमेंट का आउटफ्लो होने वाला है, तो मैं उसके लिए प्रोविजन। अब जैसे कि प्रोबेबल, अब मैंने बोला कि प्रोबेबल है। अब प्रोबेबल कैसे होता है? मोर लाइकली। ठीक है, वहां पर क्या है? मोर लाइकली मीन्स प्रोबेबिलिटी मीन्स ज्यादा चांस। ठीक है, ज्यादा चांस, तो उस वाले केस में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्राइटेरिया देखो, अब 50% से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा है तो मैं प्रोविजन। 5 से 50 है तो एक वर्ड आता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, इसके ऊपर भी हम आएंगे। एंड अगर 5% से भी कम है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी मीन चांस, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी का मतलब, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो चांस, अगर आपको चांस जो है कम दिख रहा है, 50% से ज्यादा है मतलब ज्यादा चांस है, बट अगर 50% से कम 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 आते जाएंगे, दैट मीन्स कि मैं उस वाले केस में क्या करूंगी? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बनाऊंगी, वो हम देखेंगे। एंड फिर 5% से बिल्कुल ही कम है, फिर तो बिल्कुल। एंड थर्ड क्राइटेरिया मेरा कि मैं इसमें क्या करूंगी? रिलायबल एस्टिमेशन ले, मतलब कि मेरे को अगर लाइक प्रोविजनिंग करनी भी है, मैं क्या करूंगी कि जो भी मेरी प्रोविजनिंग है ना, उसकी जो भी अमाउंट है उसको मैं रीजनेबल बेस पे मैं मेजर कर पाऊँ। अब IS 37 क्या करता है कि रिलायबल एस्टिमेशन जो होते हैं, ज्यादा पॉसिबल रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली जितना ज्यादा रिलायबल होगा उतना ही ज्यादा एस्टिमेशन, जितना रिलायबल कम होगा उतना ही एस्टिमेशन मैं नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे इसमें। अब मैम अगर हमें एस्टिमेट हुआ तो हम क्या करेंगे? अब सोचिए क्या करेंगे अब जब एस्टिमेट पॉसिबल नहीं है, तो अब वैसे तो ये होता है रेयर सिचुएशन, जैसे कि बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लॉ सूट चल रहा है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा हमें नहीं पता, क्या रिजल्ट आएंगे। एंड मतलब आउटकम ऐसा है कि टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ हो सकता है कि आज की डेट में हम देख रहे हैं ना, मार्केट भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चलती है। तो वाले केस में हम क्या करते हैं? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रख देते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का क्या करना है मैम? ठीक है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को ना मैं रिकॉग्नाइज नहीं, इनका हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? डिस्क्लोजर करते हैं। तो एज अ लायबिलिटी नहीं दिखाती, सिर्फ नोट्स में बता देती हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो अब हमारे प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा? जब ये तीनों की तीनों, ठीक है, ऑल थ्री सेटिस्फाई होंगी तब। पहला क्या है? वैसे आप आर कर लो, बट मैंने पीपी किया था। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, प्रोबेबल आउटफ्लो होना चाहिए, एंड एस्टिमेशन रिलायबल हो। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी मैं प्रोविजनिंग दिखाऊंगी। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मुझे ऐसा लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो मैं प्रोविजनिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा। अब नेक्स्ट आगे मैं चलती हूँ, क्या होता है कि मैम अगर मेरे पास लीगल ऑब्लिगेशन, तो हम क्या कंसीडर? तो लीगल ऑब्लिगेशन बाय लॉ,
ऑब्लिगेशन कैसे होगा, अगर मैं बात करूं लीगल कैसे हो सकता है या फिर कैसे होगा। अब दूसरा तरीका मीन्स कंस्ट्रक्टिव, उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो अगर मैं ऑब्लिगेशन की बात करती हूँ मीन्स कि मेरे सर पे बोझ है या फिर लाइक प्रेशर है, कैसे कैसे आएगा, या तो आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं ये करके दूंगी। दूसरा बाय लॉ कि मेरे को पता है कि ये करना ही पड़ेगा, बाय लेजिस्लेशन या फिर कोई कोर्ट की जजमेंट आ गई, इन सब के कारण हमारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है। तो जैसे कि सपोज करो मैंने कोई प्रोडक्ट की वारंटी के साथ बेचा था, तो वो बाय कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टैक्स की पेनल्टी है तो वो बाय लॉ हो गया। एनवायरमेंटल क्लीन अप है तो रेगुलेशन है। कोर्ट की तरफ से डैमेजेस देने पड़ गए तो यस की लीगल केस मेरे अगेंस्ट जो है कोई और जीत गया, जिसके कारण कोर्ट की जजमेंट आई है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब मैम ऐसा क्या हो सकता है कि लीगली नहीं है बट मुझे फिर भी देना पड़ जाए? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लाइक कि कोर्ट की तरफ से नहीं है, लीगल भी कुछ नहीं है, बट मुझे देना पड़ जाए। तो वो कब होगा? जब मेरे पास कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगा। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब होता है? देखिए मेरे पास ये कब आता है, इट्स कमिंग फ्रॉम द इस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस। दूसरा पब्लिक स्टेटमेंट, तीसरा कंपनी की पॉलिसी, जिसके कारण दूसरों के अंदर वैलिड एक्सपेक्टेशंस आ जाए। द वर्ड इज एक्सपेक्टेशंस। अब ये क्या है तो समझते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने मेरे पास्ट में कोई आया एंड मैंने बोला कि लाइक आपको एक के साथ एक बैच में, ठीक है, ऐसे ही मतलब मैंने बोला नहीं, एक को दे दिया, दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया। अब आपके माइंड में क्या आएगा कि मैम के पास तो कोई भी आता है तो मैम तो उसको फ्री में बैच दे देते हैं। तो दैट मीन्स कि आपके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस हो गई मेरी कंपनी की पॉलिसी के कारण। या फिर मैंने कुछ पब्लिक में स्टेटमेंट दे दिया कि अगर कोई बच्चा मुझसे एफए पढ़ेगा तो उसको नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा फ्री में मिलेगा, ठीक है। या फिर कंपनी की कोई पॉलिसी है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, इस सब के कारण मेरे एक्शंस कुछ ऐसे हो गए जो कि आने वाले लोगों के माइंड में क्या कर गए, लाइक एक ऐसे एक्सपेक्टेशंस लेके आ गए कि पास्ट में जैसे हुआ था वैसे तो हमारे साथ भी होगा। तो ऐसा कुछ होता है तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बोल। क्या बोलती हूँ? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। चलिए जी, अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? देखिए चाहे मैं उसको लीगली इन्फोर्स ना कर पाऊँ, बट मेरी कंपनी जो है उस पेमेंट को अवॉइड नहीं कर सकती। मतलब वो मुझे देनी ही पड़ेगी नो मैटर व्हाट, चाहे लॉ विद लॉ मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बट मुझे पता है वो मुझे देना ही पड़ेगा। दैट इज मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्या होगी हमारे लिए? वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के ऊपर चलते हैं, क्या क्या है। जैसे सपोज करो कोई एक ऐसा रिटेलर है जो कि हर बार ना अपनी जो भी पेमेंट्स होती है उस पर रिफंड ही दे रहा था। दूसरा क्या है कि कंपनी पास्ट में मैं जो भी कोई एम्प्लॉय आता था उसको बोनस देती रहती थी, तो मेरे माइंड में आ गया अच्छा हर एक को मिलता है तो मुझे भी मिलेगा ही। कोई लाइक पास्ट की कोई रिस्टोरेशन पॉलिसी है, मतलब कुछ ऐसा है जिसके कारण मतलब कि मुझसे जुड़ने वाले लोगों के माइंड में वो चीजें आ रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ है उसको क्या करती हूँ, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मानती हूँ। तो जब कभी भी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का केस होता है ना, तो वहां पर ना मुझे कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं? देखिए दोनों की दोनों कंडीशन चाहिए। पहली बात ये कि कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम्युनिकेट कर दी है कि यस दिस माय रिस्पॉन्स, पहली चीज। दूसरी उसमें क्या होनी चाहिए, अदर डेवलप्स द वैलिड एक्सपेक्टेशंस, कि उस सब के कारण बाकियों के माइंड में क्या है, एक्सपेक्टेशंस, कि ये तो हमारी कंपनी करती होती है, वो तो हमारी कंपनी करती होती है। आपके एक्शंस के कारण दूसरों के माइंड में एक्सपेक्टेशंस आ गई। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस अराइज होती हैं तो हमें क्या करना होता है, एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे हम जो है लाइक वैसे ही कंपनी से। एक बात याद रखना, पर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अगर सपोज करो कि किसी भी बोर्ड ने ये डिसाइड तो किया बट वो इंटरनली डिसाइड किया, तो वो प्राइवेट डिसीजन है, अभी तक किसी को पता नहीं है, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो उसको मैं कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन
में नहीं मानूंगी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं मानूंगी, क्योंकि जो हमारे बीच में डिसाइड हुआ वो तो किसी को पता ही नहीं है, और अगर किसी को पता ही नहीं है तो एक्सपेक्टेशंस कहाँ से लेंगे हमसे। तो बेसिकली वो उस एक्सपेक्टेशंस के कारण हमसे नहीं जुड़े हैं। तो दैट इज हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्वेश्चन को लेके एक बहुत बड़ा ट्रैप वाला एरिया आ सकता है, तो उसका हम जो है ध्यान रखें। अब मैम प्रोविजन की मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो देखिए, प्रोविजन की मेजरमेंट जब करनी है ना, उसको लेके रूल है। प्रोविजन हम बेस्ट एस्टिमेट को लेके चलते हैं, तो बेस्ट पॉसिबल मुझे लग रहा है कि इतने की तो पेमेंट जा सकती है, कि उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए मेरी पॉकेट से इतना जाने वाला है, दैट इज मेरे लिए बेस्ट एस्टिमेशन का रूल। अब क्या क्या फैक्टर्स जो है मैं कंसीडर करूंगी मेजरमेंट के लिए? पहली बात, रिस्क। जब कभी भी मैं मेजरमेंट करने वाली हूँ, मैं क्या देखूंगी? रिस्क को कंसीडर करूंगी। दूसरा फैक्टर जो मैं कंसीडर करने वाली हूँ, अनसर्टेनिटी कंसीडर करने वाली हूँ। उसके अलावा मैं और क्या कंसीडर करने वाली हूँ? कोई फ्यूचर का इवेंट है, क्या मेरे पास उसको लेके एविडेंस अवेलेबल है, क्या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है? तो ऐसा वाले जो कुछ रीजन है, ये मैं फैक्टर कंसीडर करके रखूंगी, और उन्हीं के बेस पे मैं प्रोविजन की मेजरमेंट जो है करके रखती हूँ। तो पहली पहली मेजरमेंट अप्रोच क्या है? मैं देखा, अगर मुझे मोस्ट लाइकली, सबसे ज्यादा मतलब लग रहा है कि यही आएगा, तो उस वाले केस में मैं क्या करूंगी? सिंगल ऑब्लिगेशन वही है वो कर दूंगी। अगर मैंने यूज करनी है ईवी, तो ईवी कब लिया जाता है? ईवी मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब मेरे पास पॉपुलेशन बहुत सारी है और उसमें करना है, तब मैं जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू करती हूँ कि अच्छा मुझे एक्सपेक्टेड है कि इतना होगा। मिड पॉइंट मेरे को जो है इक्वल रेंज ऑफ वैल्यू वाले जो है आउटकम जो है देखे। तो ये मेरे पास थी मेजरमेंट की अप्रोच आती है। तो अब मेरा मोस्ट लाइकली हो गया, लीगल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। जैसे सपोज करो कि एक ही लीगल केस है, या मैं जीतूंगी, ठीक है, या मैं हारूंगी, ठीक है, यही होगा। तो एक ही वो है, तो उस वाले केस में मैं क्या करूंगी? मोस्ट लाइकली, कि जो मुझे लग रहा है या जीतूंगी या हारूंगी, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो। अगर मेरे पास मोस्ट लाइकली आउटकम है, देखो एक लीगल केस है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 70% प्रोबेबिलिटी एक 80 दे, 30% प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं 3 लाख दे रही हूँ, एंड 10% प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं कुछ भी नहीं दे रही। तो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या लग रहा है? मोस्ट लाइकली क्या है? ठीक है, हमारा इस केस में मोस्ट लाइकली क्या है? 70%, सबसे ज्यादा चांस। तो यस, इसीलिए मैं अमाउंट की जो है प्रोविजन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर क्यों नहीं किया? बहुत सारे अल्टरनेटिव थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू के केस में यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस में मेरे पास अनरियलिस्टिक अमाउंट आती है। जैसे 70% क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एवरेज ही होती है। मैं 70% करती 81 का, 20% करती मैं 3 लाख का, दोनों का एवरेज लेती तो मेरे पास आती 180 करके। बट ये मेरे पास एक्चुअल पॉसिबल सेटलमेंट में तो कहीं पर है ही नहीं, इसीलिए मैं इसको जो है चूज। तो हमें क्या करना होता है? कंसीडर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जब मैं देख चलती हूँ तब मैं यही जो है ऑप्शन जो है कंसीडर। अब मैम ईवी मेथड कब यूज करते हैं आप? ईवी मेथड कब यूज किया जाता है? जब मेरे पास पॉपुलेशन काफी ज्यादा लार्ज है, जैसे वारंटी हो गया, कोई फंड हो गया, कोई इंश्योरेंस क्लेम हो गया, तो मैं ईवी मेथड यूज। ईवी वैल्यू कैसे कैसे वर्क करता है? देखिए, जब कभी भी मेरे पास जब ऐसा कुछ होता है, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ अप्लाईज हैं, प्रोडक्ट हो सकता है फेल हो जाए, कुछ प्रोडक्ट हो सकता है ना फेल हो, तो मेरे लिए एवरेज आउटकम वहां पर जो है, क्योंकि मेरे पास देखिए सपोज करो कि लाइक मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स चल रही हूँ, बहुत सारे अप्लायंसेस है, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे होंगे जो कि काम के होंगे, एंड कुछ ऐसे होंगे जो कि काम के नहीं होंगे। तो फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर चलूं, तो कुछ ऐसी चीजें का रिजल्ट मुझे समझ में आएगा। तो अब जब रिजल्ट समझ में आता है, तो मैं उसको पॉजिटिव में नहीं है तो नेगेटिव में, तो उस वाले केस में मैं एक एवरेज आउटकम में मैं चल सकती हूँ। कब मैं एवरेज आउटकम में चल, वारंटी प्रोविजन, जैसे सपोज करो कि मैं 2000 प्रोडक्ट कर, मेरे पास माइनर छोटी मोटी मिस्टेक्स वाला आ रहा है इतना, मेजर रिपेयर्स में सिर्फ 7% के प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर खर्चा आएगा इतना। अब अगर मैं देखूं कि मेरा वारंटी का पैसा कितना देना पड़ेगा, मैंने एवरेज निकाल ली दोनों की, एवरेज निकाला, टोटल मेरा इतना का खर्चा आएगा, तो मैं इस तरीके से चल रही हूँ।
तो यस हाउ द थिंग्स आर वर्कड कि मैं कंसीडर करके चलूंगी कि कब मुझे एवरेज लेना है, कैसे एवरेज लेना है, इस तरीके से चीजें चल सकती। तो अब थर्ड बात आती है मैम मिड पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड कब करेंगे? जब मेरे पास रेंज है एंड उस रेंज में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि ज्यादा लाइकली है या उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा चांस है, तो उस वाले केस में मैं क्या करती हूँ, पॉइंट में चलती हूँ। नाउ अब मिड पॉइंट, जैसे कि ये हमारे पास मिड पॉइंट है, तो मैंने इसमें क्या किया, मिड पॉइंट लेके एवरेज एक बीच का पॉइंट जो हमने निकाला। तो अब इसकी इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कैसे करते हैं? प्रोविजन की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं जर्नल एंट्री से, प्रोविजन को एज अ एक्सपेंस देते हैं एंड क्रेडिट एज अ प्रोविजन करते हैं, जो कि मेरे लिए क्या होती है, लाइक एक लायबिलिटी बन के ठीक है, एक्सपेंस है। तो ये मेरा बेसिस पे प्रोविजनिंग रिकॉर्डिंग जो है होती है। मैं एक्सपेंस क्यों करती हूँ? बिकॉज ये मेरे इस साल की एक्टिविटी से रिलेट है एंड इस साल की एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जितना जो है लाइक साल से रिलेटेड खर्चा उसी साल में ही डालना होता है, तो वही कंसीडर। अब मैम प्रोविजनिंग को लेके आप हमें एक बात बताइए कि कैसे यूटिलाइज करते हैं। जब मैं प्रोविजन करती हूँ तो डेबिट करके क्रेडिट करती हूँ बैंक, बैंक से क्योंकि पेमेंट जो है होके सच में जा रही है। एक बात याद रखना कि जब मैं इसको दोबारा से यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं एक्सपेंस को दोबारा डेबिट नहीं कर सकती, बिकॉज ऑलरेडी अगर एक बार खर्चा रिकॉग्नाइज हो गया था, मुझे पता है कि फ्यूचर में मैंने ये पैसे देने हैं, तो मैं सीधा जब पैसे दूंगी तो मैं उसको सीधा लाइक बैंक को क्रेडिट कर रही हूँ और प्रोविजनिंग के साथ एंट्री। रीजन बिंग बिकॉज अगर मैं दोबारा दोबारा वो करूंगी तो उससे ड्यूअल एंट्री क्रिएट हो जाएगी, जो कि गलत हो। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने हिसाब किताब लगाया था कि मुझे 100 रुपए देने, बट 100 के बदले अगर 80 देने पड़े, तो 100 के बदले हो गया 80। अब ये जो 20 है वो क्या है, मेरा रिवर्सल है। ठीक है, ये 20 जो है हमारा रिवर्सल है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो क्या करूंगी, डेबिट करूंगी एंड क्रेडिट करूंगी। तो इससे क्या होगा, मेरे एक्सपेंसेस जो है कम हो जाए। ठीक है, मेरे एक्सपेंस कम हो जाएंगे क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इससे मेरे खर्चे कम करने की कोशिश। अच्छा मैम, क्या मैं फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए प्रोविजन कर सकती हूँ? हमने पहले ही बात किया था, फ्यूचर को हमने नहीं देखना। अगर सपोज करो कि मुझे पता है कि लाइक आज की डेट में बिजनेस में कुछ ऐसा हो रहा है, बट वो बिजनेस का वो विंग मैंने बंद कर दिया, तो वो विंग ही नहीं रहा, तो मुझे लॉसेस का। तो यस, इसको मैं कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करती हूँ। IS 37 क्या कहता है कि प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस में कभी नहीं। फ्यूचर लॉसेस क्यों प्रोहिबिटेड है? क्योंकि मेरे पास कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट, मेरे पास जब कोई ऑब्लिगेशन ही, तो तीन कंडीशन ई का क्राइटेरिया ही नहीं फुट। तो यस, अगर कोई लॉस जो होगा, अगर वो फ्यूचर से है एंड फ्यूचर है, वो मैं छोड़ सकती हूँ, मैं वो काम ही ना करूँ, तो काम नहीं होगा तो फिर लॉस ही नहीं होगा। तो यस, उस वाले केस में प्रोविजनिंग। एंड एक बात मैम, एक वर्ड हमने सुना हुआ, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऑनरस मींस अनअवॉइडेबल कॉस्ट आर मोर देन बेनिफिट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिस अनअवॉइडेबल, एक ऐसी कॉस्ट जिसको मैं अवॉइड नहीं कर, ज्यादा है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक बेनिफिट। तो अब मैम इसमें क्या मैं प्रोविजन दिखाऊंगी? जी हाँ, आप दिखाएंगे। एंड वो कैसे दिखाएंगे? मैं लोअर वैल्यू लूंगी। कौन कौन से लोअर वैल्यूज में से? फुलफिलमेंट कॉस्ट के, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती हूँ, अभी बीच की स्टेज में है तो, और अगर इससे भागती हूँ तो दोनों में से जो लोअर होगा मेरे लिए, तो मैं तो ऑब्वियसली एक समझदार पर्सन करेगा ना। तो यस कि मैं उस लोअर वाले में जाऊंगी। तो अब वो लोअर वाली क्या है मेरे लिए, एज अ मतलब वैल्यू जो है मैं कंसीडर करूंगी, और उसी की ही वैल्यू पे जो है मैं प्रोविजनिंग जो है दिखा। ठीक है, तो प्रोविजनिंग बट मुझे दिखानी है। जैसे सपोज करो कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होने के कारण मेरी जो है, अगर मैं देख रही हूँ कॉस्ट क्या है, पेमेंट कॉस्ट क्या है मेरी 50,000 है, और एग्जिट करती हूँ उधर से तो मेरी पेनल्टी कितनी, 72,000। तो मैं समझदारी क्या करूंगी कि बेटर है कर ही लो। तो अगर बेटर है कर ही लो, तो मैं मिनिमम वैल्यू चूज कर रही हूँ इन दोनों में से, तो ऑब्वियसली 4,000। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस वैल्यू की। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास एक और कुछ वर्ड आ जाता है, डीकमीशनिंग। डीकमीशनिंग वर्ड कहाँ पर यूज होता है हमारे? कहीं ना कहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये वर्ड सुना ही होगा, डीकमीशन।
ठीक है, जैसे सपोज करो ऑयल्स, न्यूक्लियर प्लांट, इन सबको जब कभी भी हम बनाते हैं ना, तो इनको बनाने के केस में क्या होता है कि हमारे पास ना नुकसान होता है, और हमें पता है कि मतलब कि कल को इनकी लैंड को बिल्कुल वैसे करना पड़ेगा जैसे ये है, बिकॉज इनमें कचरा वगैरह बहुत कुछ ऐसा निकलता है, इन्वायरमेंटल वेस्ट वगैरह बहुत कुछ। तो अगर ऐसे वाले केस में कुछ होता है तो मैं क्या करती हूँ, लाइक ये इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजनिंग हम डीकमीशनिंग जानते हैं। अब इनके लिए प्रोविजन की रिकॉग्नाइजेशन कब करनी है? जब मेरा एसेट बनेगा। एक बात याद रखना, मतलब सपोज करो कि मैंने आपके साथ आपकी एक लैंड पे कुछ कोई प्लांट वाला कुछ काम किया, आपने मुझे कहा मैम ये तो कर लो, बट जब आपका ये बन जाएगा तो मेरे को ना मेरी लैंड बिल्कुल वैसी चाहिए जैसे आपके काम करने से पहले थी। तो जैसे भी करो, जितना भी खर्चा करो, हमें नहीं पता, बट आप इसको बिल्कुल वापस वैसा सा बना के देना। अब मैं प्रोविजन तब नहीं बनाऊंगी जब मैं आपको वैसा सा बना के दे रही हूँ। तो मैं आपको ये प्रोविजनिंग कब बना के दूंगी? जब मुझे ऐसा लगेगा कि लाइक कि मुझे ये देना है ना? और वो कब देना है? क्योंकि जब मैं ये आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे मुझे पता होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में तो आपने मेरे से कंडीशन ही ये रखी है कि ये लैंड तो आपको तभी मिलेगी जब मैम आप ऐसा करके दो। इस वाले के लिए मैं क्या करूंगी? की रिकॉग्नाइजेशन तब होगी जब एसेट जब कंस्ट्रक्शन होती है, ना कि जब रिमूवल हो। यहाँ पर मैं अगर एंट्री देखूं तो मैं क्या करती हूँ, मेरे एसेट के अगेंस्ट हो रही है, और क्रेडिट में क्या कर रही हूँ? कमीशनिंग। तो पहले क्या कर रही हूँ, मेरे एसेट की वैल्यू वो बढ़ रही है, एंड साथ में क्या कर रही हूँ, क्रेडिट जो कर रही हूँ डीकमीशनिंग प्रोविजन कर रही हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है उस एसेट्स के अगेंस्ट। तो अब बहुत सारे लोग पूछो मैम कि आप ये डीकमीशनिंग पे आप इसको एसेट की तरह क्यों दिखा रहे हो? हमें तो पहले ये लॉजिक बताओ कि प्रोविजन तो होती थी, लायबिलिटी होती, तो आपने ये क्या किया? बिल्कुल, देखिए हमें पता है कि एक एसेट की डेफिनेशन में एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो सारे खर्चे हम कंसीडर करते हैं जो कि उस एसेट को बनाने के लिए प्रेजेंट कंडीशन में लेके आने के लिए जरूरी है। हमने ये बात की थी, ठीक है। तो अब मुझे पता है उस एसेट को चलाने के लिए, बनाने के लिए वो जरूरी, ठीक है, उसको बनाने के लिए, चलाने के लिए ज़रूरी था, तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू क्या करती हूँ, कमीशन प्रोविज़न पे करती हूँ, बिकॉज़ वो मेरे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बिकॉज़ अगर वो नहीं होगा, तो मेरा एसेट जो है ना चलता, तो वो हमें पता था, इसलिए वो क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए मैं इसको ऐड करके। अब यहाँ पर मेरे पास एक और वर्ड आ जाता है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चर दोबारा से स्ट्रक्चराइज करना, यानी कि मेरे बिजनेस को, मेजर एरिया को रीऑर्गेनाइज करना। जैसे कि सपोज करो कि कोई एक ब्रांच है, मुझे लगता है नहीं चलती, बंद कर दो। लाइक मेरे बिजनेस में कोई लाइक रिडंडेंसी है, मुझे लगता है कि यस कि अब यहाँ पर लोग हैं, इनके इनको निकालो और किसी और विंग में लोगों को रिलोकेट कर रहे हैं, या फिर मेरे कोई बिजनेस का ऑपरेशन है जिसको मैं डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ, तो उस वाले केस में मुझे क्या कंसीडर करके चलना है? स्ट्रक्चरिंग। अब मेरे पास इन वाली कंडीशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा? ठीक है, मुझे दोनों चीजें चाहिए। एक तो मुझे क्या चाहिए? डिटेल्ड फॉर्मलाइज्ड प्लान चाहिए, ठीक है, एक डिटेल्ड फॉर्मलाइज्ड प्लान चाहिए, पहली बात। एंड दूसरी बात ये लाइक रिकंस्ट्रक्शन, अब मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली जो पुराने थे लोगों जा रहे होंगे, कुछ लोगों को जो है कहीं और भेजा जा रहा होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो दैट मीन्स लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। तो जो भी अब उसमें होने जा रहा है ना, वो बातें कम्युनिकेट किए जा रही हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी इसको लेके मैं प्रोविजन करूंगी। जब मुझे लगता है कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो मैं उसको नहीं। तो अब मेरे पास एक फॉर्मलाइज्ड प्लान होना चाहिए। वो फॉर्मलाइज्ड प्लान मेरे पास क्या होगा समझते हैं। पहली चीज इसमें मेरे पास क्या आती है? ऑपरेशंस। एंड वो ऑपरेशंस कैसे होनी चाहिए? दीज ऑपरेशंस अफेक्टेड, ठीक है, ऐसी ऑपरेशंस जो अफेक्टेड होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या होती है? हमारे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कैसे होने चाहिए? जो कि वो भी अफेक्टेड हो। तीसरी बात इसमें क्या होनी चाहिए? कॉस्ट शुड बी इन्वॉल्व। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेके अगर कोई कॉस्ट है, वो खर्चा होना चाहिए, मतलब कि
तभी आप उसके रिगार्डिंगली प्रोविजनिंग करोगे ना। एंड थर्ड बात इसमें क्या है, टाइमलाइन। हमारे बिजनेस की कोई उसको लेके टाइमलाइन होनी चाहिए कि हाँ इतने टाइम पीरियड में, एंड कंसीडर नेक्स्ट लोकेशन। तो ये चारों पांचों जो है, ये सारी चीजें अपने फॉर्मलाइज प्लान में करके चलेंगे कि अच्छा ये यहाँ पर होने वाला है, यही ऑपरेशंस अफेक्ट होने वाले हैं, ये वाले लोग अफेक्ट होने वाले हैं, इसमें खर्चा इतना होने वाला है। तो वो सारा कुछ हमें पता होगा, और ये सारी चीजें हम आगे कम्युनिकेट करके चले तो वो जरूरी है हमारे। तो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर्स, मींस कि उन सबको पता होना चाहिए, जिससे कि ना एक, क्योंकि देखो अगर बात किसी को पता नहीं होती ना तो हम बाद में मुकर सकते हैं, बट अगर पहले से पता है तो हम मुकरेंगे नहीं। यस, ये सब लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए, एंड ओनली कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ये तभी होगा, मतलब ऑब्वियसली जब अगर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट ही है तो फिर लाइक ऑब्लिगेशन होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये हमें जरूर चाहिए, इसके पॉइंटर्स में ध्यान में रखें। अब प्रोविजन बनानी है, प्रोविजन में हम लाइक कॉस्ट भी कंसीडर करेंगे, तो वो क्या क्या कॉस्ट हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं। एक तो होने वाली है हमारी रिडंडेंसी लाइक प्रोविजन। कौन सी वाली, रिडंडेंसी प्रोविजन। दूसरी इसमें क्या आती है हमारे पास, कैंसल। ये कंसीडर करके रखती हूँ, यस, कि मेरा क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी में लीज ली होगी, तो अब वो लीज जो है हो सकता है कैंसल हो, वो मैं इसमें कंसीडर करके चलूंगी। देन इसमें और मेरे पास क्या आता है कि अगर कोई बिजनेस के विंग को मैं बंद कर रही हूँ, तो बंद करने में क्लोजर होगा, तो वो क्लोजर का खर्चा भी इसमें होना चाहिए। एंड अब मेरे एसेट की वैल्यू इस डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज अब अल्टीमेटली उससे फायदा हमें नहीं मिले, तो दैट शुड बी कंसीडर। बट क्या हम इसमें consider नहीं, स्टाफ की रिट्रेनिंग कॉस्ट, हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट, कोई न्यू कॉस्ट, फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मतलब कि अगर आपको इस सब में ये दिख रहा होगा कि इन सब से ना बिजनेस जो है चलता हुआ दिख रहा है, तो जो चलते वाला एरिया ना वो हम इसमें कंसीडर नहीं कर सकते। मुझे क्या कंसीडर करना है, जो एरिया बंद हो रहा है। ठीक है, तो जो बंद हो रहे हैं वो वाली चीजें, उन चीजों से रिलेटेड खर्चे वही हम कंसीडर करते हैं, अदरवाइज आई डोंट इंक्लूड। अब हमने बोला कि मैम रीट्रेनिंग नहीं कंसीडर, क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, उसका आंसर आप भी सब समझ लीजिए। तो कंसीडर के पीछे का रीजन ये है, बिकॉज होती है किससे रिलेट करती है, फ्यूचर ऑपरेशन से, एंड फ्यूचर ऑपरेशंस मेरे क्लोजर नहीं है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसी को मैं कंसीडर नहीं कर। आई होप अब ये सारी चीजें क्लियर। नाउ जैसे कि आपको एक और पॉइंट मैंने बताया है, हमारे पास क्या आता है, कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में क्या आएगा मैम, ये भी बता दीजिए। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में मेरे पास देखो, मैंने आपको क्या बोला था, प्रोविजन के लिए तीनों कंडीशन होनी चाहिए, पी एंड ई। अगर इनमें से एनी वन नॉट सेटिस्फाइड, देन नो प्रोविजन। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं। अब कॉन्टीजेंट फिर उसके बाद क्या होगा, अगर एक भी नहीं, तो आप यहाँ पर देखो, वहां पर प्रेजेंट के बदले या तो मेरे पास पॉसिबल ऑब्लिगेशन, या फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है, फिर उस वाले केस में मैं कहाँ आ जाऊंगी, मेरी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, कहाँ पे आ जाऊंगी, मेरी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में आ जाऊंगी, क्योंकि प्रोविजन के केस में तो मेरे पास लाइक पीपीटी का तीनों का क्राइटेरिया होना चाहिए, बट यहाँ पर वो क्राइटेरिया का हुआ हमें नहीं, तो हम वो यहाँ पर ध्यान में रख लें। तो मैम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के केस में हमें क्या करना है, देखिए प्रोविजन के केस में तो हम क्या करते थे, हम जो है प्रोविजन प्रोबेबल होता था तब करते थे, एंड इस प्रोविजनिंग करते थे, यानी कि एंड लायबिलिटी। ये पॉसिबल वर्ड आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, करूंगी, और यहाँ पर मेरे पास कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है। रिमोट मीन्स वेरी लेस चांस। ठीक है, तो लाइक लेस चांस वाले केस में मैं क्या करूंगी, कुछ भी नहीं। अब नहीं करना, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की सपोज करो लोन को लेके कोई लाइक गारंटी मैंने दी कि अगर आप लोन नहीं दे पाए मैं उसको कवर कर दूं। हो सकता है आप दे दो, हो सकता है आप ना दो, मुझे तो अभी नहीं पता ना।
तो यस में लाइक आई माइट नीड टू पे, आई माइट नॉट नीड टू बी पे। तो इस वाले केस में क्या होगा मेरे लिए जो है, अगर आप डिफॉल्ट करोगे, अब आप डिफॉल्ट करोगे, मुझे आज आज इतना नहीं पता है, तो यस कि अब यहाँ पर क्या है, वीक लीगल केस है या फिर कोई पेंडिंग कोर्ट का डिसीजन है जिसको लेके अभी आउटकम नहीं पता है, तो ये सारे क्या है मेरे कॉन्टेज लायबिलिटी। ठीक है। तो मैम, एक होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, दूसरा होता है कॉन्टीजेंट एसेट, उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, लायबिलिटी हो गई देना, एसेट हो गया लेने वाला केस। अब जब कभी भी मेरा देने वाला, एक के लिए देना है तो दूसरे के लिए लेना भी तो है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कभी मैंने किसी से ना हो। तो अब यहाँ पर क्या आएगा वर्ड, पॉसिबल एसेट। ठीक है, एक ऐसा है लाइक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या है, एक कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी में श्योरिटी नहीं है, जो कि एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, विच में और मे नॉट हैपन, है ना। तो अब कॉन्टीजेंट एसिड के केस में भी क्या हो गया, अगर मैं कॉन्टीजेंट एसिड का केस देखूं तो उस वाले केस में भी क्या हो गया कि ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। तो यस, ये एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड है। तो अब लेने वाला कि यस, हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ, कोई शर्त हुई जो कि मैं जीत गई, तो मैं आपको क्या करूंगी, ये कर दूंगी वो। तो उसके पीछे की कुछ अगर मैं एग्जांपल्स आपको दूं, तो एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा, कंपनी किसी और अनदर कंपनी को कर रही है, मेरे पास सपोज करो कि कोई कंपनसेशन को रिसीव, तो ये सारे क्या हैं मेरे लिए किस डेफिनेशन में आते हैं, कॉन्टीजेंट एसेट की। हो सकता है सपोज करो कि मैंने कोई कंपनसेशन का केस डाला है, हो सकता है वो मैं जीत जाऊं, तो अगर मैं जीत जाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो अब वो क्या है मेरे लिए। अब यहाँ पर IS 37 जो प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो, प्रूडेंस क्या कहता है कि लॉसेस, प्रूडेंस इज एक्ट ऑफ समझदारी, कि हमें क्या करना है, लॉसेस जो है वो पहले दिखाने हैं एंड गेन्स को बाद में दिखाना है। जैसे कि खुशी की खबर है ना, लाइक हमारे माइथोलॉजी की तरह चलता है, इंडियन माइथोलॉजी की, हाँ अच्छी बात पहले मत बताओ नजर लग जाएगी। तो क्या कहते हैं कि अच्छा, लॉसेस जो है उनको रिकॉग्नाइज कर दो पहले, एंड कोई गेन है तो उसको बाद में दिखाओ। तो ये प्रूडेंस के बेस पे ही ये कंसेप्ट, अगर आपसे कभी पूछा जाए ना प्रूडेंस कंसेप्ट क्या है, तो इसको ऐसे ही समझ लीजिए। अब यानी कि जब मैं एसिड्स के ऊपर आ रही हूँ ना, तो जब वर्चुअल सर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा चांस है, तो मैं क्या करूंगी, एसिड को रिकॉग्नाइज के एसिड ही दिखा रही हूँ मैं। जब मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, यानी कि चांस के ऊपर बात कर रही हूँ, तो मैं डिस्क्लोजर कर रही हूँ, यानी कि मैं कॉन्टीजेंट एसिड की बात कर रही हूँ। जब मेरे पास पॉसिबिलिटी का केस है और ये क्या है, एसेट का केस है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इग्नोर करके चलूंगी। हालांकि लायबिलिटी के केस में पॉसिबिलिटीज को मैं क्या कर रही थी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर रही थी। ये डिफरेंस आप ध्यान रखना, इन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, इफ सीन इज पॉसिबल देन तो टेल इन क्लोजर। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब मैम, एक वर्ड हमारे पास रीइंबर्समेंट लायबिलिटी को लेके भी आ जाता है, तो वो रीइंबर्समेंट लायबिलिटी क्या है वो भी आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखिए, कभी क्या होता है लाइक कई बार एक पार्टी रीइंबर्स कर देती है लायबिलिटी की, रीइंबर्समेंट हम कंपनीज में खर्चा आंदा है ना, हमें रीइंबर्समेंट चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि एक पार्टी जो है रीइंबर्समेंट का खर्चा जो है मांग लेती है। तो उस वाले केस में क्या होगा, आपको जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है, हमारा नुकसान हुआ, इंश्योरेंस वाले रिइंबर्स कर देते हैं ना, तो उस वाले केस में रिकॉग्नाइजेशन का रूल क्या है, रिकॉग्नाइज रिवर्स कब करेंगे, इसके एसेट कब दिखाएंगे, अगर वर्चुअल सर्टेनिटी, जैसे कि सपोज करो 90,000 की प्रोविजनिंग में कर रही हूँ, ठीक है, कि मुझे पे करना है, इंश्योरेंस का कवर है 60%, तो इसी का ही 60% ही मैं क्या करूंगी, एज अ एसेट दिखाऊंगी। मैं सारा नहीं दिखाऊंगी, मतलब जितने की मुझे सर्टेनिटी है ना कि ऐसे इतना पैसा रिकवर होगा, उतना ही मैं दिखाऊं। तो अब प्रोविजनिंग के केस में कि हम डिस्क्लोजर करते हैं, ये बात भी आपको पता हो, मैं जब डिस्क्लोज करती हूँ टाइमिंग बताऊंगी, कब देना है, कितना रिम्बर्समेंट है, कैसे मूवमेंट हुई, कम ज्यादा, ये सब बताऊं। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास साल की स्टार्टिंग में कुछ और एडिशन, कुछ मैंने यूटिलाइज कर लिया एंड कुछ रिवर्स हो गया क्योंकि कम हो गया।
प्रोविजनिंग इतने अमाउंट है दिखा, तरीके से ये चलता है। ध्यान रखिएगा ये अमाउंट्स वगैरह की कैलकुलेशन एफए में भी आती है, एफआर में भी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में भी हम डिस्क्लोजर तो देते हैं, उसमें डिस्क्लोजर देना ही है। तो अब वो डिस्क्लोजर क्या होंगे, क्या नेचर का, क्या फाइनेंशियल इफेक्ट है, कितनी अनसर्टेनिटी, कितने टाइमिंग्स पे करना है, मैं वो देख के। और कॉन्टीजेंट एसेट को डिस्क्लोजर कब करूंगी, जब मेरे पास इनफ्लो जो है प्रोबेबल है, एक बात ये, एंड मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं करना है अनलेस इट इज वर्चुअली सर्टेन, अनलेस अंटिल इट इज वर्चुअली सर्टेन मैं ये नहीं देख। तो IAS 37 का डिसीजन क्या चलता है, कैसे चलता है, अगर मैं देखूँ स्टेप 1 क्या है, मुझे ये देखना है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दूसरी बात ये कि वो प्रोबेबल होना चाहिए ना, उसमें से रिलायबल एस्टिमेशन। अगर ये तीनों ठीक है तो प्रोविजनिंग करूंगी, कुछ एक नहीं भी हो पाया तो मैं फिर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की तरफ चल पड़ा। पेपर में आपके पास कुछ ऐसी चीज ऑपरेटिंग लॉस को लेके या फिर वैल्यू को लेके, सिंगल वैल्यू केस को लेके, कॉन्टीजेंट एसेट को लेके, इनको लेके कुछ एरियाज आ सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। विजन को रिकॉग्नाइज ही करते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को ही करते हैं, ये हम जो है बातें अपने माइंड में रख के चलते। तो ये प्रॉपर समरी टेबल है जो कि आपकी प्रॉपर हेल्प करके जाएगा कि जब मेरे पास लायबिलिटी है, रिमोट मींस बहुत कम चांस, तो इग्नोर ही करके चलो। पॉसिबिलिटी में लायबिलिटी के केस में करूंगी, एसेट के इग्नोर करूंगी। प्रोबेबिलिटी प्रोविजन है, मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ एंड लाइक, और उसके अलावा एसेट के डिस्क्लोजर चलता है। वर्चुअल सर्टेनिटी है तो एसेट के केस में बता दीजिए, एंड लायबिलिटी के केस में प्रोविजनिंग करती हूँ, या पे ध्यान से देख। सो बच्चों, प्रोविजंस, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, इन सब के टॉपिक एरियाज तो हमने समझ ही लिए हैं। तो अब बारी है, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक एरिया से रिलेटेड जिनको हम देखेंगे, समझेंगे कि इन टॉपिक एरियाज से क्या क्या क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस का आइडिया लेते हैं। तो अभी मेरे सामने जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं लाइक पढ़ती हूँ एंड देन आई लेट यू नो कि कैसे आपको क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। सो क्वेश्चन है, which of the following statement about the requirement relating to IAS 16 provision, contingent liability and contingent assets are correct? तो आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना होगा कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो आप देखते हैं, कॉन्टीजेंट एसेट शुड बी डिस्क्लोज बाय नोट इफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल। तो क्या कह रहे हैं कि कॉन्टीजेंट एसेट है उसको नोट्स में दिखाना चाहिए अगर इनफ्लो जो है वो प्रोबेबल है। दूसरी क्या स्टेटमेंट है, नो डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज रिक्वायर्ड इफ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट अराइजिंग इज रिमोट। तो अगर अगर जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी जो है वो अगर रिमोट है तो फिर मुझे डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, किसका, हमारे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का। एंड देन उसके बाद मेरे पास क्या है कि कॉन्टीजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनलेस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज वर्चुअली सर्टेन टू अराइज। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं एंड अब आपके पास जो है ये ऑप्शंस हैं एंड आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से देखिए एंड आप जो है बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। सो बच्चों, याद रखना है कि प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को लेके हमारे पास जो है कुछ कंडीशंस थी। तो वो कंडीशंस कहाँ-कहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, अगर आप ये देख लोगे तो आपको जो है आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास ऑप्शन जो है कौन-सा होने वाला है। सो एक्चुअल में क्या है कि तीनों की तीनों कंडीशंस ही ठीक हैं, बिकॉज़ कॉन्टीजेंट एसेट को डिस्क्लोज करते हैं अगर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है प्रोबेबल है, क्योंकि हमारे पास पीपीई यानी कि प्रोविजंस के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होती थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट जिसका एस्टिमेशन जो है अनसर्टेन नहीं सर्टेन है, एंड जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी लाइक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोबेबल है तो अगर कहीं भी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम जो है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को चेक करते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का हम डिस्क्लोजर करते हैं। बट अगर वो जो पॉसिबिलिटी है वो रिमोट है यानी कि बहुत कम चांस है तो फिर डिस्क्लोजर करने की भी जरूरत नहीं है। एंड कॉन्टीजेंट एसेट को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी अगर जब तक जो है वर्चुअल सर्टेन है, मतलब कि अगर जब तक जो है वो पक्का पक्का वाले कंडीशन में। तो यस, द आंसर इज ए। तो आपका ये जो आंसर आएगा वो ए आएगा। इसके लिए आपको सारी कंडीशन जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 37 प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट आर करेक्ट।
तो अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि कॉन्टीजेंट एसेट्स को मस्ट ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि हमेशा ही इसको रिकॉग्नाइज करना है एंड इसको अकाउंट फॉर करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड उसको ऑलवेज डिस्क्लोज करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। Contingent liability must always be disclosed in the notes to the financial statement if it is regarding the possibility. Contingent liability को disclose करना है notes to financial statement में if it is regarded as probable. तो ये मेरे पास कुछ लाइक स्टेटमेंट है एंड आपको बताना है कि यस इनमें से लाइक कौन सी जो जो रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू IAS 37 ये करेक्ट है। तो जल्दी से देखिए। यस इट्स द ऑप्शन इज, देखिए आप लोगों का आंसर जो होगा वो सी होगा। ए इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि कॉन्टीजेंट एसेट को तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है अगर ये वर्चुअल सर्टेन है, पीछे वाले पार्ट में भी किया था। बी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो कॉन्टीजेंट एसेट हैं जो कि प्रोबेबल होते हैं उन्हीं को ही डिस्क्लोज किया जाता है। डी इसलिए गलत है क्योंकि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो कि प्रोबेबल है उसको मुझे recognize एंड अकाउंट फॉर करना पड़ता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या है? ये इसीलिए मेरा जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ next, which one of the statement regarding the requirement of IAS 37 provision contingent liability and contingent assets is correct? तो ये देखिए इससे लाइक मुझे लगता है कि आपकी सारी की सारी जो है प्रैक्टिस इससे बहुत अच्छे से हो जाएगी कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है लाइक कॉन्टीजेंट एसेट एंड लायबिलिटीज को लेके। तो इसी में अगर हम देखें कि कौन सा करेक्ट है, contingent asset must be recognized and accounted for in the financial statement if it is regarded as probable. Contingent asset must never be recognized in the financial statement, वो ये कह रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट में क्या है कि contingent liability must either be recognized or accounted for in the financial statement or disclosed in the notes to the financial statement. And the next one is हमारे पास है contingent liability may not required to account for disclosure into the notes to the financial statements under certain circumstances. तो ये मेरे पास statements है and अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी statement correct है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके लिए पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी इनकरेक्ट है। पहले देखिए ए इज इनकरेक्ट, कॉन्टीजेंट एसेट को तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है जब वो वर्चुअल सर्टेनिटी हो, ये हमने अभी पहले भी देखा है। बी क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पर जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है जो कि रिमोट होती है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सी क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो कि रिमोट है उसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं देखूं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो कि रिमोट है वो इग्नोर किया जाएगा लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यस कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द डिस्क्लोजर, तो दैट्स व्हाई डी इज द आंसर। तो सेम ही रीजन के कारण जो है हमारा ये वाला जो है करेक्ट हो गया है। नाउ गाइस व्हाट नेक्स्ट? देखिए आप लोगों ने लाइक कुछ क्वेश्चंस ये तो देख लिए हैं, अब बारी है कुछ क्वेश्चंस एससीए के ऑफिशियल रिसोर्स यानी कि स्टडी हब के। ये चैप्टर कुछ ऐसा है जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन वाइज, तो इसीलिए इसके जो है मैं आप लोगों के साथ स्टडी हब के क्वेश्चन भी साथ साथ करना चाहूंगी। सो चलिए फिर ये है हमारा एससीए स्टडी हब जो कि एससीए का ऑफिशियल रिसोर्स है। तो आज इसी के क्विज जो है प्रैक्टिस करते हैं। मैं स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर देती हूँ ताकि आपको जो है विजिबल हो जाए एससीए स्टडी हब, एंड देन फिर हम इसके जो है कुछ क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करते हैं, क्विज बेस्ड क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आपको करना होता है क्विज को स्टार्ट, एंड देन जब आप स्टार्ट करेंगे उसके बेस पे हम जो है लाइक इसको देख पाएंगे। आई होप स्क्रीन सबको विजिबल है बहुत अच्छे से। तो आपके जो आंसर्स हैं आप लोग साथ साथ नीचे जो आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं सो दैट कि आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो जो आंसर्स आपने दिए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्स बिजनेस इज बीइंग, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एल बिजनेस इज बीइंग स्यूड बाय द कस्टमर, कितने का? 20,000 के लिए। लॉयर ने बोला है कि बिजनेस एडवाइजिंग द बिजनेस हैड सेड दैट द कस्टमर हैड अ गुड केस एंड इज लाइकली दैट एल विल हैव टू पे 20,000 इन डैमेजेस एंड अ फर्दर 4,000 इन लीगल फीस। तो लॉयर कह रहे हैं कि यस की चांसेस है कि कस्टमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना बहुत स्ट्रांग है एंड कस्टमर जीत सकता है। तो इस वाले केस में चांसेस है कि मुझे उसको 20,000 रुपए देने पड़ जाए प्लस उसके अलावा लीगल फीस देनी पड़ जाए।
तो कितने की प्रोविजन की जरूरत है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर एल बिजनेस? अब ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, जब लॉयर ने बोल दिया है कि लाइकली है, चांसेस है कि केस कस्टमर ही जीतेगा, यानी कि कस्टमर को मुझे 20,000 तो देने ही है, साथ में लीगल फीस भी देनी है, यानी कि बैठेगा टोटल 24,000, जिसकी हम जो है प्रोविजनिंग बनाएंगे एंड द आंसर विल बी डी। फिर उसके बाद मेरे पास आता है नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड अबाउट द कॉन्टीजेंट एसेट्स एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो कॉन्टीजेंट एसेट्स और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? तो लाइक अब देखते हैं, contingent asset that is probable will be disclosed in the notes to the financial statement। तो अगर कोई contingent asset है, ठीक है, वो प्रोबेबल है, तो उसके बारे में हम डिस्क्लोजर देते हैं। अभी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम करके आए हैं, सो यस दैट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज contingent liabilities recognized as liability in the financial statement। देखिए contingent liability का हम recognition नहीं करते हैं, इनको डिस्क्लोजर नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं, सो दैट विल बी अ फॉल्स। अब contingent liability that is very unlikely to be paid is not recorded into the notes to the financial statement। बिल्कुल सही कि अगर कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है जिसको लाइक होने का, जिसको पे करने का चांस ही बहुत कम है, तो उसको जो है मैं अपनी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड लाइक नहीं करती होती हूँ। तो यस दैट्स ट्रू। तो अभी जो है हमारी जो कंफर्मेशन है हम लेके बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट मूविंग हेड, एच हॉलीडे बिजनेस हैज मेड अ प्रोविजन फॉर रिफंड फॉर हॉलीडेज दैट मे बी कैंसल विद अ स्पेसिफिक डेट। तो एक हॉलीडे बिजनेस है एंड उसने कुछ प्रोविजंस बनाई हैं फॉर द रिफंड ऑफ हॉलीडेज, जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कैंसिल हो सकती है। जैसे कि ऐसे होता है ना कि हम भी एमएमटी से बुक कराते हैं और लास्ट मिनट तक का कुछ कैंसलेशन अलाउड होता है, तो ये वही वाला केस सा है। सो अब देखिए, प्रोविजन ब्रॉट फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 50,000, यानी कि ओपनिंग प्रोविजन मुझे बताई हुई है 50,000 है, एंड हमने डिसाइड किया कि प्रोविजन ऑफ द ईयर कैन रिड्यूस टू 35,000, यानी कि क्लोजिंग प्रोविजन जो है वो 35,000 तक की हो सकती है। तो यानी कि बात आ गई कि 15,000 से मुझे प्रोविजनिंग जो है कम करनी है। ठीक है, तो अब अगर मुझे प्रोविजनिंग 15,000 से कम करनी है, यानी कि अब दिखानी है 35,000 पे, तो मेरे पी एंड एल में मुझे प्रोविजन कम करना है, यानी कि एक्सपेंस कम करना है, तो पी एंड एल में क्या होना चाहिए? प्रोविजन 15,000 से कम करूंगी, एंड बैलेंस शीट में अब जो मेरी फाइनल प्रोविजनिंग दिखेगी दैट विल बी ऑफ 35,000 ओनली। तो इसी के साथ ऑप्शन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यस, द ऑप्शन विल बी डी, साफ साफ विजिबल है। बहुत बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को ना डायरेक्टली ढंग से पढ़ लेना, तो बच्चों लाइक आंसर वही है, उसके लिए क्या चाहिए? कंसेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अगर आपको कंसेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग है, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू। Now, which of the following defines a provision in accordance with IAS 37, provisions, contingent liabilities and contingent asset? तो अब इनमें से क्या है जो कि प्रोविजन जो है डिफाइन करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टीजेंट एसेट्स एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी? तो देखिए, अ लाइबिलिटी इज अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। प्रोविजन क्या एक लाइबिलिटी है जिसकी अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट है। Possible obligation arising from past event that is uncertain and like a timing and amount। ये तो आपको पढ़ के ही समझ में अभी तक आ चुका होगा कि कहां पर ऑप्शन है। एंड adjustment to the carrying amount of the asset and present obligation which is not recognized। तो बहुत ही इजी है ये पोर्शन, तो विच इज ए की प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी होती है ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग्स एंड अमाउंट, सो दैट्स व्हाई आंसर इज ए। एंड मूविंग अहेड, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है मैं इसमें ए पे क्लिक करूंगी, एंड देन नेक्स्ट वन इज, प्री कंपनी इज बीइंग sued for wrongful dismissal by an ex employee who is claiming damages of 4 lakh। तो देखिए, किसी पुराने एम्प्लॉय को, मतलब किसी एम्प्लॉय को मैंने निकाल दिया और वो अब मेरे पे केस कर रहा है एंड वो मांग रहा है कि इसकी $4 लाख का क्लेम दो। अरे वाह! सो यस, प्री कंपनी फेसेस एडिशनल लीगल कॉस्ट ऑफ 1 lakh। कंपनी हैज बीन एडवाइज्ड दैट इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एक्स एम्प्लॉय विल सक्सीड फॉर हिज क्लेम। तो कंपनी को बोला गया चिंता मत करो, जो जो एम्प्लॉय है ना वो जीतेगा नहीं। तो यस, इसके अकॉर्डिंगली IAS 37 कॉन्टीजेंट एसेट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, तो कैसे इस इशू को किया जाए? देखिए, लाइक चांसेस कम लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोविजनिंग केस की तो नहीं करेंगे, बट हाँ, अब आप अगर केस अगर हो रहा है तो केस में आपको जो है क्या करना पड़ेगा? लीगल करना पड़ेगा, और लीगल वाला खर्चा तो केस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना, तो 1 लाख का तो लीगल का खर्चा तो आएगा ही आएगा।
तो 1 लाख की तो प्रोविजनिंग हमें करनी है एंड बचा हुआ जो 4 लाख हो गया दैट इज मेरे लिए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जिसका हम डिस्क्लोजर नोट्स देंगे तो आंसर विल बी डी। तो देखिए बच्चों इसी के साथ हमने जो है अपने सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं कवर कर लिए हैं, सारे ऑप्शंस जो है हमारे डन हो चुके हैं एंड कमिंग टू द पॉइंट। अब देखिए सारे ऑप्शंस डन हैं। अब मेरी तरफ से आपको लाइक एक रिकमेंडेशन है, ये आपके पास सारा समराइजेशंस है अभी तक के सारे कंसेप्ट्स का, जो कि इसी बात के ऊपर बेस है कि हाँ जी हमारी जो प्रोविजन है वो एक लायबिलिटी है जो कि एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसका टाइमिंग एंड अमाउंट अनसर्टेन है। मतलब आप देख पा रहे हो कि समरी से भी आपको जो है एक काफी कुछ क्वेश्चन को लेके हिंट्स जो है मिलते हैं कि प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना है एसओपी में अगर प्रोबेबल है, मोर लाइकली, प्रोबेबिलिटी मोर लाइकली देन नॉट, ठीक है। तो उसको क्या करूंगी, प्रोविजन को मैं रिकॉग्नाइज करती होती हूँ। तो ये सारी आपकी जो है लाइक कुछ समराइजेशंस है एंड देन अब आपको क्या करना है, इसी चैप्टर्स के मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड वंस मोर रिपीटिंग द पॉइंट कि आप लोगों को अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, एसीसी बाय पीडब्ल्यू की जो वेबसाइट है वहां पर जाएंगे, एसीसी सेक्शन में जाएंगे, फिर उसमें फ्री बैचेस में जाएंगे। फ्री बैचेस में जाकर आपको मिलेगा आधार बैच जिसमें कि ये नोट्स, ये क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो गाइस लाइक प्रैक्टिस योर सिलेबस एरिया। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि जॉब में भी, चाहे अगर आप एफआर क्लियर भी कर चुके हैं, तो अगर आपको अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट को फटाफट से रिवाइज करना है तो भी ये आपकी जो है हेल्प करेंगे। सो लाइक इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं ओवर एंड हम जो है आने वाले ऐसे ही बहुत सारे सेशंस में मिलते रहेंगे। सो थैंक यू।